वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग। तो फाइनली गाइस आज हमारी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी एंड हमारे क्रैश कोर्स का फर्स्ट फेज एंड हो जाएगा। इफ यू डोंट नो तो में से बहुत बच्चों को पता है ये चैप्टर मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, बट अगेन आई एम टीचिंग यू बिकॉज आई वांट मेरे भाई बहनों के बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आए। तो आज बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी से सबने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है बुक 1 कंप्लीट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कमेंट में लिखना है बुक 1 कंप्लीट। तो जल्दी कमेंट सेक्शन ओपन करना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर, आपको ये लिख देना है क्योंकि मेरे से एक बार चैप्टर पढ़ते ही चैप्टर दिमाग में बस गया और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स को देखना है जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिल रहे हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ हम जानेंगे बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, अपने हिंदू कल्चर के बारे में जानेंगे। हमारे जो मंदिर आजकल हम देखते हैं इतने सुंदर सुंदर जो बनाते हैं, उस ज़माने में जैसे अलग अलग से जो टेम्पल्स थे वो कैसे बनते थे, लॉर्ड बुद्धा जो थे, मतलब जो बुद्धा है, ठीक है, उनकी क्या सोच थी, वो कैसे जो है बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ, दिस यू विल स्टडी। आप जैनिज्म के बारे में कुछ चीज़ें जानोगे। तो जैसे कि हमने पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ तो हड़प्पा बहुत एंशिएंट टाइम पढ़ा, सेकंड में हमने राजाओं के राजघरानों के बारे में पढ़ा, थर्ड में हमने सोसाइटी कल्चर शादी कैसे होती है वन सिस्टम के बारे में पढ़ा, और अब हम लोगों की रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे इस चैप्टर में। टाइमलाइन वही रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे आप देख सकते हो तुम्हारे परफेक्ट नोट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जैसे हर चैप्टर के रेडी और इंस्टाग्राम से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इससे भी मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इसमें थोड़ा आज जो नोट्स है वो मेरे लॉन्ग है, मैंने इससे भी शॉर्ट करे हमारे उसके अंदर जो हमारे इंस्टा के नोट्स है, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लगभग 1000 सालों का पीरियड, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें हम अलग अलग थिंकर्स की फिलोसफीज पढ़ने वाले हैं। जो बुद्धा थे उनकी फिलोसफी तो थी ये कि हमें लाइफ को ऐसे जीना चाहिए, तो वो सब फिलोसफीज एंड कैसे कुछ फिलोसफीज इतने बड़े रिलीजन में कन्वर्ट हो गई, दिस ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे यहाँ आता है सांची इन द 19th सेंचुरी। अब बुद्धिज्म से रिलेटेड ये एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, जिसका नाम है सांची स्तूपा, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो छोटे छोटे नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम लर्न करते थे, तो ये सांची स्तूपा के बारे में हम जरूर पढ़ा करते थे, इफ़ यू रिमेंबर। अब ये सांची स्तूपा कहाँ है? ये सांची नाम की एक जगह में है जो भोपाल के अंदर है। कहाँ पे है? सांची खाना खेरा में, एक छोटा सा विलेज है ये, और नियर अ हिल है, ये हिल के पास में है। ये लर्न नहीं करना, आपको बस बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत पुराने ज़माने की बात है, 19th सेंचुरी की ये बात है। यहाँ पे ना मतलब ऐसा रुइंस दिखे, जैसे ये जो सांची स्तूपा का, ऐसे ये ऊपर से ऐसे स्तूपा का आकार होता है ना, बिल्कुल एक हाफ सेमी सर्कल जैसा, ये लोगों को दिखा। और अंदर वहाँ बुद्धा के कुछ रेलिक्स भी थे। तो फिर जब आर्कियोलॉजी शुरू हो गई थी हमारी कंट्री के अंदर उस जमाने में ब्रिटिशर के दौरान, तो जो हमारे मेजर थे अलेक्जेंडर कनिंघम ना, वही अलेक्जेंडर कनिंघम जिनको वो सील समझ में नहीं आई थी, हड़प्पा की याद है, तो वो यहाँ जाते हैं और इस जगह को पूरा का पूरा स्टडी करते हैं फॉर वीक्स, और बहुत अच्छे से इस साइट की ड्राइंग बनाते हैं, इसके इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, एंड जो है फिर इन्होंने जो है वहाँ पे खुदाई करनी शुरू कर दी। और जो है फिर इनकी जो कुछ भी इन्होंने वहाँ पे खुदाई करके समझ में आया वो इन्होंने लिखा। दिस डिस्क्रिप्शन कम्स फ्रॉम शाहजहां बेगम, जो नवाब थी भोपाल की, उनकी बुक के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता चली है। अब देखो ये जो सांची स्तूपा, इसके बारे में आपको ये शाहजहां बेगम की जो है नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। एक ये थी और एक इनकी सक्सेसर थी। इनका बहुत बड़ा हाथ है इस हमारे सांची स्तूपा को बिल्कुल ही अच्छे से प्रिजर्व करने के अंदर, क्योंकि इन्होंने बहुत फंडिंग करी थी, बहुत पैसा दिया था आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो आराम से उन्हें गेस्ट हाउस प्रोवाइड करा रहे और इस स्तूपा के ऊपर जो है पूरा रिसर्च कर पाए, ठीक है। नाउ वी नो ये सांची स्तूपा है। इवन मैं आपको पूरा स्तूपा का जो आकार है, जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो समझाऊंगी, बट आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ बैठ के स्टडी करेंगे तभी तो होगा, और हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, तो वो सब इन्होंने करवाया था। तो बात है ये 19th सेंचुरी की, जब यूरोपियंस का बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था हमारी सांची स्तूपा में। तो फ्रेंच ने आस्क करा, मतलब पूछा शाहजहां बेगम को कि वो ना ईस्टर्न गेटवे ले जाए हमारे इस सांची स्तूपा का। अब ये जितने भी स्तूपा थे हमारे, मेनली सांची स्तूपा जो था उसमें चार तरफ से, चारों डायरेक्शन से एक एक दरवाजे थे। और पता है तुम्हें, ये ना ब्रिटिशर इतने चालू होते थे, इनका मतलब ये मन करता था कि हमारे यहाँ से जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो उठा उठा के अपने म्यूजियम्स में ले जाते थे। अभी भी आप देख सकते हो कि देयर आर म्यूजियम्स इन यूरोप फिल्ड विद, आप कह सकते हो, आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम देयर कॉलोनीज, ठीक है। जितनी भी हमारी कॉलोनीज थी, हम इनकी कॉलोनी थे और समटाइम्स दे मेंशन अस एट, जैसे साउथ ईस्ट इंडिया ऐसे कुछ कर देते हैं हम लोगों को, साउथ ईस्ट एशिया ऐसे हमें मेंशन कर देते हैं कि यहाँ से हम लेकर गए थे, ठीक है। तो बुद्धा जी के रेलिक्स जो हैं, और भी हमारे हिंदू टेम्पल्स से भी काफ़ी सारे जो रेलिक्स थे, पुरानी
चीज़ों को ये सब लेके जाते थे। और ये जो गेटवेज वगैरह थे सब ये उठा के ले जाते थे अपने यहाँ। कोई अपने गार्डन में सजा रहा है, कोई मतलब अहमियत ही नहीं है, हमारी कंट्री की हिस्ट्री उठा के सजावटें कर रहे हैं, ये सब ये लोग करते थे। तो एक इनका जो है बड़े इंसान ने क्या कि उनकी नज़र हमारे सांची स्तूपा की ईस्टर्न गेटवे पर भी पड़ गई, बट इन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर सेटल करा गया कि ठीक है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना पीओपी का बना हुआ, उसका रेप्लिका ले जाएंगे अपने गार्डन में सजाने के लिए या कहीं पे भी जहाँ पे उन्हें सजाना था, म्यूजियम वटेवर, बट जो है वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं जाएगी। ठीक है, तो शाहजहां बेगम और उसके बाद जो उनकी आगे की पीढ़ी की थी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने प्रेजर्वेशन ऑफ सांची के लिए बहुत सारी फंडिंग करी। अब कनिंघम के बाद कौन बने थे एएसआई के जनरल? जॉन मार्शल। तो इसलिए उन्होंने जब पूरा लिखा था उस सब के बारे में, सांची स्तूपा के बारे में, तो उन्होंने इसके बारे में लिख दिया था। अब सांची इसलिए बच गया था क्योंकि वहाँ पे जो है उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से सांची स्तूपा को बचा लिया था। बट ऐसे ही एक और स्तूपा के बारे में आप बाय द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ोगे, अमरावती का, उसको हम बचा नहीं पाए थे। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्योंकि कई बार जब मैं पूरा स्टोरी समझा रही होती तो बच्चों को समझ नहीं आता। पहला पेज कंप्लीट हो गया, चलो दूसरे पेज पे चलते हैं। एनसीईआरटी साइड में रख दो, आपको कोई नीड ही नहीं है एनसीईआरटी की। पहला टॉपिक हो गया, सेकंड टॉपिक आता है द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। ठीक है, अब बात आ गई है, हम टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, यानी कि फर्स्ट बीसीई के बीच की बात है। ये वो समय था जब बदलाव आ रहा था सोसाइटी में, लोग थोड़े पढ़े लिखे हो रहे थे तो क्वेश्चन करते थे हर बात को, ऐसा क्यों है, हम कब पैदा हुए, हम मरते हैं तो ऐसे क्यों मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें अब लोग सोचने लग गए थे। ये जो कर्मा है क्या ये सच्ची में होता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म अच्छा मिलेगा, ये सब बातें अब लोगों ने करनी शुरू कर दी। ये राजा है तो इसे राजा किसने बनाया, हम क्यों उसकी बातें माने, ऐसी बातें भी लोगों ने करनी शुरू कर दी थी। तो जब लोगों ने ये सब बातें करनी शुरू करी तो मेजर थिंकर्स डेवलप हुए, ज़ाराथुस्ट्रा और हमारा सोक्रेट्स, प्लेटो वहाँ पे ग्रीक में, अरिस्टो, और इंडिया में महावीरा और बुद्धा जैसे बड़े बड़े थिंकर्स जो है वो डेवलप हुए। उनकी स्टडीज़ को लोगों ने पढ़ना शुरू करा। एंड एट द सेम टाइम जो है इस समय पे नए किंगडम्स बन रहे थे और ये सब चीज़ें बने जा रही थी। तो ये हो रहा था, ज़माना बदल रहा था। अब 2.1 टॉपिक आता है द सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन। सैक्रिफाइस मतलब गाइस बलि चढ़ाना, जो बलि चढ़ती है ना, ठीक है। अब कहीं ऐसे भी होने लग गया था कि लोगों ने, मतलब कुछ थिंकर्स ने, कुछ बड़े बड़े जो मतलब जो सोच रखते थे, उन लोगों ने जो ये हमारा ट्रेडिशन होता है बलि चढ़ाने का, उस पर भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था दैट इट इज़ नॉट गुड। बट हमारे कल्चर में तो ये शुरू से ही था। अर्ली वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमारे जो, अगर हम ऋग्वेदा के हिसाब से भी पढ़े 1500 से 1000 BCE तक, ठीक है, हमारे यहाँ पे अग्नि, इंद्र और सोम की जो हमारे जो देवता है ना, उनके लिए हम यज्ञ करते थे, उनको प्रे करते थे और उनके लिए हम अलग अलग मंत्र, भजन, श्लोक गाया करते थे। तो हमारी ऋग्वेदा के अंदर अग्नि, इंद्र, सोम जो है, हमारे अग्निदेव जो है, इंद्रदेव जो है, सोमदेव जो है, उनके सारे हाइम्स जो है वो गिवन है। और जब भी कोई हवन हुआ करता था तो उस समय में उनको बोला जाता था, उनका उच्चारण करा जाता था। अब ज़्यादातर ये यज्ञ जिनमें सैक्रिफाइस भी होता था, बलि भी चढ़ाई जाती थी, वो किस लिए होती थी कि भाई सबकी अच्छी सेहत रहे, अच्छी फसल उगे, इन सब लॉन्ग लाइफ के लिए ये हमारे यहाँ पे होता था। ठीक है, कभी कभी तो जो है इनिशियली जो सैक्रिफाइसेस होते थे गाइस वो कलेक्टिव होते थे, यानी कि सारी फैमिली इकट्ठी या पूरा गांव इकट्ठा मिलके कर रहा था। ठीक है, फिर लोगों ने अकेले अकेले भी करवाना शुरू करवा दिया। तो जो सबसे बड़े यज्ञ होते थे जिनमें सैक्रिफाइस कराया जा रहा था वो था राजसूय यज्ञ और दूसरा होता था अश्वमेध यज्ञ। अब ये अश्वमेध यज्ञ तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें पढ़ना है कि ये यज्ञ कौन सा होता है। और यही ड्यूटी होती थी ब्राह्मण्स की सबसे बड़ी, कि एक ब्राह्मण इन सब यज्ञ को परफॉर्म करवाते थे। तो अब ये जो हमारा सैक्रिफाइस ट्रेडिशन था इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारा 2.2 न्यू क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चन अब लोग आज के ज़माने में करते थे। तो अब ये वो टाइम पीरियड था, अगर हम बात करें तो उपनिषद हमारे यहाँ पे हो चुके थे, उपनिषद्स बनने शुरू हो गए थे। अब उपनिषद्स में लोगों ने जब पढ़ा तो उन्हें ये क्वेश्चन करा, वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी लाइफ कैसी होती है, डेथ के बाद क्या होगा, क्या हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। मेनली नॉन वैदिक थिंकर्स थे, उन्होंने ये सब चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। नॉन वैदिक मतलब जो हिंदू नहीं थे, जो हमारे वेद्स को बेसिकली आपको जो 4 वेद हैं उन्हें फॉलो नहीं करते थे, उन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। नहीं, लाइफ में ऐसा होता है, लाइफ में कर्मा अपना अच्छा रखोगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये उन्होंने मतलब बड़े बड़े लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी। और फिर वो जो है सबके अपने अपने फॉलोअर्स बन जाते थे। एक थिंकर है, उसकी बात अच्छी लगी तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, चेले कह लो आप हिंदी में। और दूसरा थिंकर है, उसके बहुत सारे हो जाएंगे। तो नए नए थिंकर्स हमारे यहाँ डेवलप हो रहे थे। तभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक 2.3 डिबेट्स एंड डिस्कशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उस ज़माने में जैसे आजकल हम होती है ना बैटल्स, डिबेट्स हुआ करती थी थिंकर्स की आइडियोलॉजी को लेकर, उनकी फिलॉसफी को लेकर। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, यानी कि बुद्धा जी के लिखे गए जो टेक्स्ट है, उनमें बताया गया कि उस समय में 64 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। यानी कि 64 स्कूल ऑफ थॉट मतलब 64 टाइप की सोच थी लोगों की, नहीं दुनिया ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। इस टाइप की 64 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। अब ये जितने भी टीचर्स होते थे
जिनकी अलग अलग थॉट्स होती थी वो अपने चेलों के साथ, जैसे मैंने कहा ये टीचर है तो उसके जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं वो उसके पीछे पीछे चलते रहते थे और ये एक जगह पे जाते थे, पता है आपको, जिसको हम कहते थे कुटाग्रशाला। वो क्या होती थी बेसिकली, आपका वो एक हट होती थी और कुटाग्रशाला क्यों, क्योंकि उसकी ऐसी रूफ होती थी पॉइंटेड वाली, ट्रायंगल वाली। ये सब यहाँ बैठते थे, मिलते थे और इधर से एक टीचर आता था, सोचो बैटल हो रही है, ये अपनी आइडियोलॉजी समझाएगा, ये वाला टीचर अपनी आइडियोलॉजी समझाएगा यहाँ इस हट के अंदर बैठ के। अब अगर इस वाले जो है टीचर के फॉलोअर्स को इनकी आइडियोलॉजी पसंद आ गई तो ये इसके ग्रुप में जाके शामिल हो जाते थे, ये अकेले रह गए, मतलब कि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो बढ़िया है, ये जीत गए बैटल। इस टाइप से जो है ऐसे हुआ करता था उस जमाने में, ठीक है। पीपल वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी और महावीरा और बुद्धा भी इन्हीं टीचर्स में से गाइस एक थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग जो हमारा वैदिक ट्रेडिशन होता था उनको क्वेश्चन करते थे, जो वर्ण सिस्टम चलता था उसको क्वेश्चन करते थे, जैसे जो हमारा ब्राह्मणिकल व्यू था ना कि आप जिस वर्ण में पैदा हुए हो सब डिसाइडेड, आप वही कर सकते हो, काम भी कुछ और नहीं कर सकते हो, तो ये लोग उस चीज़ को कई बार जो है क्वेश्चन करते थे, हमारे यहाँ डेवलप हो रहे थे। चलो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब बुद्धा जिंदा थे तो वो ना सिर्फ ओरल अपना ज्ञान बांटते थे, ठीक है, वो बोलते थे, sermons देते थे, अपना जो है ऐसे ही बताते थे। कभी भी उनके जिंदा रहते जो है, जब तक बुद्धा थे, मतलब कि जब वेन बुद्धा वॉज देयर तब तक तो उनका कुछ लिखा नहीं गया था। बाद में उनके डिसाइपल्स ने बुद्धा ने जो जो सिखाया था उसको लिखना शुरू करा था। तो आपको ये याद रखना है, बहुत सारे लोग बुद्धा के सेरेमनीज को अटेंड किया करते थे एंड उनकी डेथ के बाद में, ये जो हमें लगता है 5th to 4th सेंचुरी BCE में हुई थी, उसके बाद से उन्होंने उनकी जो है बातों को लिखना जो है वो शुरू कर दिया। अब जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये 3 पिताकास हैं, मतलब कि 3 बास्केट्स हैं जिनमें नॉलेज भरी हुई है। तो पहला पिताका जो है वो कौन सा है और जो दूसरा है वो कौन सा और तीसरा है कौन सा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वो तीनों आपको लर्न करने हैं, ये 1 मार्कर में आएगा, CUET में भी और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी। पहला पिताका है विनया पिताका, जहाँ रूल्स और रेगुलेशन लिखे हैं फॉर द संघ, यानी कि जो बुद्धा संघ चलाते थे ना अपना, वो कैसे चलेगा उसके ऊपर। दूसरा है सुत पिताका, जहाँ पे बुद्धा की सारी टीचिंग्स जो उन्होंने लाइफ को जीने की दी है वो है। और थर्ड है अभिधम्मा पिताका, जहाँ पे उनका फिलोसफिकल डिस्कशन दिया है और सब में अलग अलग टाइप की जो है बातें उन्होंने, जो ज्ञान है उन्होंने बांट रखा है, ठीक है। अब फिर जो है धीरे धीरे जब बुद्धिज्म जो है गाइस श्रीलंका में जो है इस्टेब्लिश हो गया था, तो वहाँ पे भी एक दोबारा लिखा गया था, उसको कहा जाता है दीप वस्मा। दीप क्यों, क्योंकि वो एक आइलैंड नेशन है ना, इसीलिए। और इसी तरीके से बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर भी जब इंडिया आए तो उन्होंने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स देखे हमारे बुद्धा के जो है टेक्स्ट के, डॉक्यूमेंट्स के, उनके। तो चाइना में भी तो बहुत ज़्यादा है बुद्धिज़्म, तो इस तरीके से जो है बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। ये एक बॉक्स में गिवन है, डायरेक्ट NCERT का टॉपिक नहीं है, बट मैंने पढ़ा दिया क्योंकि एग्जाम में 1 मार्कर यहीं से आता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बियॉन्ड वर्ल्डली प्रेशर द मैसेज ऑफ महावीरा। अब हम पढ़ेंगे महावीरा जी के बारे में, ठीक है। तो जो है आप यहाँ देखो, महावीरा जो है हमारे वो 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब है बेसिकली आप कहो वो लोग जो हमें गाइड करें, जिनको कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, हाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ, ठीक है। तो जैनिज़्म में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म जो हमारी सोच है वो ये है कि पूरा वर्ल्ड इज़ अलाइव, ठीक है, पूरा वर्ल्ड अलाइव है, पूरे वर्ल्ड में जान है, ठीक है, बेजान नहीं है। इवन एक पत्थर भी जो है उसमें भी जान है, वाटर में भी जान है, प्लांट्स में भी जान है, एनिमल्स में भी जान है, हर चीज़ में जान है। तो अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो बहुत गलत बात है, उससे आपका कर्मा खराब हो रहा है। इसलिए जैनिज़्म की मेन फिलॉसफी है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस। सबसे सेंट्रल ये होता है नॉन वायलेंस। और हमारा कर्मा जैसा होगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारा कर्मा जो है, लाइफ साइकिल जो है हमारी गलत ही रहेगी अगले जन्म में, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म के लिए हमारे जो है लाइफ साइकिल वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो कर्मा शेप्स बर्थ एंड रीबर्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म अगर किसी को इस साइकिल से बाहर आना है कि भाई वो जियो, फिर इतने, फिर मर जाओ, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, ऐसे, इफ़ यू वांट टू बी आउट ऑफ दिस सर्कल, तो फिर आपको कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, एस्केटिज्म, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस लाइफ साइकिल से जो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, कि आप इस चीज़ से दूर हो जाओ, तब वो आपको मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म ये वाली जो है पूरी बिलीव्स है दैट कर्मा शेप्स बर्थ एंड रीबर्थ। अच्छे काम कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू वांट टू एस्केप दिस साइकिल तो आपको एस्केटिज्म करना पड़ेगा, यानी कि पूरे दुनियादारी को छोड़ के आपको एक मॉन्क की तरह जीना पड़ेगा, तब आपको ऐसा हो सकता है। अब जो लोग ऐसे जैनिज़्म में जो जैना मॉन्क बनते हैं, जो कड़ी तपस्या करते हैं, तो उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वो 5 रूल्स के एग्जाम में क्वेश्चन में आएंगे, जो मैंने यहाँ लिख दिया। सबसे पहला क्या, नो किलिंग, वो कभी भी किसी को नहीं मारेंगे। और ये तो जैनिज़्म की मतलब मेन फिलॉसफी ही है कि किसी को हर्ट नहीं करना, एक मच्छर एक चींटी को भी हर्ट नहीं करना है। नो स्टीलिंग, कभी भी चोरी नहीं करनी है। नो लाइंग, झूठ नहीं बोलना है। जब सेलिबेसी, कोई भी आपको जो है मतलब जो है फिजिकली इंटीमेसी जो है उस सब में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। एंड नो
प्रॉपर्टी ओनरशिप, आप कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हो इफ़ यू आर अ मॉन्क, ठीक है। ये 5 हमारे रूल्स होते हैं। अब आते हैं हम अपने आगे बढ़ना शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। 3.1 द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, कि जो हमारा जैनिज्म है उसका स्प्रेड और बहुत ज़्यादा कैसे हुआ था, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ठीक है। तो द लाइक बुद्धिस्ट जैना स्कॉलर्स रोड द टेक्स्ट इन प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। जो भी कुछ स्कॉलर्स की जो उनकी बातें होती थी, जो हमें सिखाते थे, जो उनकी विद्या होती थी, वो इसको लिखते थे 3 लैंग्वेजेस में, प्राकृत, संस्कृत और तमिल, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं बहुत सारे जैना टेम्पल्स में से भी, एंड हमें बहुत सारे हमारे जो जैना तीर्थंकर्स हैं उनके स्टैचूज भी मिले हैं। ये देखो, ये एक जैना मैन्यूस्क्रिप्ट का फोटो हमें एनसीईआरटी में गिवन था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहे हैं हमारे इमेज ऑफ अ तीर्थंकर फ्रॉम द मथुरा 3rd सेंचुरी सीई का। बस इतना ही अभी गाइस हमें इस चैप्टर में अभी पढ़ाया गया, अभी आगे और बढ़ेंगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे थिंकर के ऊपर जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो है हमारे बुद्धा जी, ठीक है। तो बुद्धा जी वाला जो टॉपिक है उसका नाम है, टॉपिक 4 पे आ गए हम, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी कि बुद्धा जी ने कैसे एनलाइटनमेंट सीख करा था। तो अगर हम बात करें, बुद्धा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर टीचर थे उस जमाने के। उनकी टीचिंग सिर्फ इंडिया में नहीं रही, ऑल ओवर द वर्ल्ड गई, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। बुद्धा की जो लाइफ है और उनकी जो टीचिंग है वो उनके अलग अलग टेक्स्ट में लिखी गई है, एंड लेटर उनके हेगियोग्राफीज में। नो व्हाट इज हेगियोग्राफी अभी बताती हूँ, आगे के चैप्टर में भी याद आएगा। हेगियोग्राफी मतलब होती है जो भी किसी सेंट के ऊपर लाइफ पे बायोग्राफी होती है उसे हम कहते हैं हेगियोग्राफी। जैसे आप किसी स्पोर्ट्स स्टार की लाइफ अगर के बारे में पढ़ते हो तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको बायोग्राफी कहते हैं ना, बट सेंट की है तो हेगियोग्राफी कहेंगे। अब बुद्धा जी कौन थे? बुद्धा जी बचपन में एक प्रिंस थे, यानी कि एक राजकुमार थे, और एक राजा के घर इनका जो है जन्म हुआ था। राजा नहीं, बेसिकली चीफ थे। आई टोल्ड यू इन द सेकंड चैप्टर अबाउट चीफ ना, तो वो चीफ थे साक्या क्लैन के, ठीक है। एंड इनकी बहुत ही शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग हुई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनकी ना ये एक भविष्यवाणी हुई थी, एक एस्ट्रोलॉजर ने कही थी कि या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेंगे, पूरी दुनिया पे राज करेंगे, या ये संसार को त्याग देंगे, यानी एक मॉन्क बन जाएंगे। इनकी बचपन में भविष्यवाणी हो गई थी, तो इसलिए इनके पापा इन्हें महल के अंदर छुपा के रखते थे कि वो दुख दर्द ना दिखे। तो बुद्धा को दुख दर्द क्या होता है कुछ पता ही नहीं था। बट एक दिन पता है, बुद्धा की शादी भी हो गई तो उनका बेटा भी था। बट एक दिन ये जो है बाहर जाते हैं अपने चैरिटर के साथ, मतलब अपना जो वो घोड़ा चलाने वाला होता है उसके साथ में, कि मुझे बाहर घूमने जाना है। एंड देन जब वो गए तो उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा। उन्हें पता चला अच्छा ऐसा भी होता है, ये स्टेज भी आती है लाइफ की। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर किसी को मरते हुए देखा, एंड लास्ट में उन्होंने देखा एक मॉन्क को। वो बहुत पीसफुल दिख रहा था, उसके चेहरे पे कोई दुख नहीं था, बहुत पीसफुल था, और वो जो है क्या कर रहा था, वो भीख मांग रहा था, ठीक है। दे वर सीकिंग फॉर आर्म्स, ठीक है, जैसे वो भिक्षा मांग रहे थे, वो एक मॉन्क थे। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड करा कि अब उन्हें लाइफ का ट्रुथ जानना है कि लाइफ में इतने दुख है, इतने दर्द है, तो इनसे बाहर कैसे निकलेंगे। तो बुद्धा ने फिर अपना जो है डिपार्चर करा, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने जो है पूरा महल जो उनका था, उस सबको लीव करके वो निकल पड़े ट्रुथ जानने के लिए, हमारी लाइफ का ट्रुथ क्या है, ठीक है। सब कुछ उन्होंने जो है छोड़ छाड़ के वो निकल जाते हैं। बहुत सालों तक गाइस बुद्धा जी चलते रहे, बहुत ज़्यादा तपस्या करी उन्होंने, बट उन्हें बहुत समय तक जो है एनलाइटनमेंट सीख नहीं हुआ था। फिर एक दिन जब वो जो है डिसाइड करते हैं, एक ट्री था उसके नीचे बैठते हैं, कहते हैं जब तक मेरे को एनलाइटनमेंट सीख नहीं होता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और जब उन्होंने ये डिसाइड करा, विद इन 7 डेज बुद्धा को एनलाइटनमेंट सीख हो जाता है, और उन्हें समझ में आ जाता है व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट्स इन आवर लाइफ, वो सब समझ जाते हैं। एंड उस दिन से हमने उन्हें बुद्धा कहने शुरू करा। उस दिन उन्हें बुद्धा नाम दिया। क्यों बुद्धा मतलब क्या? जिनको बुद्धि मतलब हु नोज एवरीथिंग, जिनको सारी नॉलेज है, तब से हमने उनका नाम रख दिया एनलाइटन वन, यानी कि हमारा बुद्धा। और फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने जो सीखा, जो धमा मतलब क्या है, राइटियस लिविंग का पाथ जो उन्होंने सीखा, वो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू करा। ये धमा वर्ड सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, कैसे अशोका को जब बुद्धा का धमा समझ में आया तो उन्होंने वो पिलर्स पे लिखवा के पूरे इंडिया सोसाइटी को उसको समझाना और ऑल ओवर द वर्ल्ड समझाने की उन्होंने कोशिश करी थी, ठीक है। हो गया ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। टॉपिक पे टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा की टीचिंग्स का मेन सोर्स है हमारे पास सुत्त पिताका। बेसिकली मैंने कहा था ना, सेकंड वाली जो सुत्त पिताका है उसमें उनकी जो उन्होंने बातें बताई हैं वो है। और बेसिकली हर जितनी स्टोरी हमारे पास है ना बुद्धा की, वो ऐसी नहीं है कि वो कोई मिरेकल करके दिखा रहे हो, मैजिक करके दिखा रहे हो, बहुत लॉजिक स्टोरी होती है उनकी। जैसे कि एक स्टोरी हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि उनके पास एक लेडी आई थी जिनका नाम था कीसा गौतमी, ओके। उनका बेटा मर गया था, तो उन्होंने कहा उसे जिंदा कर दो। किसी ने उन्हें बोला कि बुद्धा जी तो बहुत मैजिकल है, वो जिंदा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जिंदा कर दूंगा, कोई बात नहीं, एक काम करो, किसी घर में से जाके थोड़े से मस्टर्ड के सीड्स ले आओ। तो वो जाने लगी, बट उन्होंने जाते जाते बोला मस्टर्ड सीड्स उस घर से लेकर आना जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। फिर वो इतने घरों में गई कीसा गौतमी, और उनको कोई घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो।
तो तब उन्हें अपने आप समझ में आ जाता है कि बुद्धा क्या समझाना चाह रहे थे कि ये तो लाइफ का सच है, सबके साथ ही होगा, तो आप खुद को दुखी करके और नुकसान पहुंचा रहे हो। वो इस तरीके से लाइफ को मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और लॉजिक्स के साथ में लोगों को समझाया करते थे, ऐसे मैजिकल और ये मैजिक करते नहीं थे वो, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे बताया गया। बुद्धा सॉ सोसाइटी एज अ ह्यूमन मेड नॉट डिवाइन, और ऊपर से वो सोसाइटी को ह्यूमन मेड मानते थे, डिवाइन ओरिजिन नहीं मानते थे। वो किंग्स को और गहापतीस को, अमीर अमीर जो लोग होते थे, उन्हें कहते थे कि आप ह्यूमेन रहो, ठीक है, इंसान के साथ अच्छे से व्यवहार करो। ये जो डिवाइन किंग का कॉन्सेप्ट है कि हमें भगवान ने भेजा है राज करने के लिए, नहीं, आप भी इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो, ठीक है। एंड अगर आप एक जना भी अच्छे से व्यवहार करेगा तो पूरी सोसाइटी अच्छी हो सकती है। ही एम्फसाइज्ड ऑन पर्सनल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन, मतलब कि आप ये मत सोचो कि सामने वाला गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूंगा, नहीं, तुम अपने आप से अच्छाई करनी शुरू कर दो, और जब आप ऐसे करोगे तभी आप लोग जो है एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और अगर हमें एस्केप करना है ये लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ बर्थ रीबर्थ, अगेन अकॉर्डिंग टू बुद्धा ऑल्सो, वो तभी हो सकता है जब हम ये जीवन को छोड़ देंगे, मोह माया संसार के त्याग देंगे, एंड जब हम कड़ी परिश्रम करेंगे, तपस्या करेंगे, तब हम इस साइकिल से बाहर आके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो अटेन करने के लिए निब्बन और सेल्फ रियलाइजेशन, तब तो घर परिवार हमें छोड़ना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डू द एस्केटिज्म। जैसे को सब कुछ जाना है तो वो जाना पड़ेगा आपको तपस्या करने के लिए। एंड लास्ट, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए बुद्धा जी हमेशा यही बोलते थे दैट बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ, वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। हमेशा खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। बी लैम्प टू योरसेल्फ, यानी कि लाइफ में जो तुम्हें खुद करना है, रास्ता तुम्हें खुद दिखाना है, रोशनी तुम खुद को खुद दिखाओगे, और अपनी भलाई का काम, अपने लिए अच्छा काम तुम खुद ही कर सकते हो। तो अपनी लाइफ को संभालो, ये उनकी टीचिंग्स रहा करती थी। वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं, दैट बुद्धा के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो अनिका है। अनिका मतलब होता है गाइस ट्रांजिएंट, मतलब हमेशा हमेशा बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। एंड द वर्ल्ड इज अनंत, मतलब कि सोललेस है, कुछ परमानेंट नहीं है, यहाँ पे सोल नहीं है किसी की परमानेंट हो, नहीं, सब कभी भी कुछ भी बदल सकता है। और दुख इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, कि जैसे जब कोई मर जाता है दुख होता है, तो कोई नया भी तो पैदा होता है हर एक सेकंड, अगर कोई मरता है तो वो ऐसी सीख हमारे को देते थे। मैं यहाँ बता रखा है दैट अर्ली बुद्धिज्म के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो था उस पर इतनी बात नहीं होती थी कि गॉड है या नहीं है, ये चीज़ों पर बात नहीं होती थी। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा के जो फॉलोअर्स होते थे, बुद्धा का एक संघ होता था। संघ मतलब क्या हुआ, यूनियन, आपको बहुत सारे लोगों का हिंदी में अगर सिंपल बोलो तो। और उनमें बहुत सारे मॉन्क्स होते थे, जो मॉन्क्स की ड्यूटी होती थी कि वो पूरी जो है मतलब सोसाइटी को धम्मा जो है बुद्धा जी का, वो उन्हें समझाएंगे। जो भी मॉन्क्स होते थे उन्हें भिखुस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिखुस। ये 8 नंबर में आएगा, क्वेश्चन याद कर लो। एंड वो जो है बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे और उतना ही चीज़ अपने पास रखते थे जितना ज़रूरत होती थी। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ मैन अलाउड थे भिखु बनना, मॉन्क बनना। बुद्धा जी कहते थे कि बस लड़के ही ये काम करें, बट फिर उनके एक बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे, उनका नाम था आनंदा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, बहुत ही उनके प्यारे फॉलोअर थे वो, तो उन्होंने जब बुद्धा को बोला तो उन्होंने अलाउ कर दिया फीमेल्स को भी जो है मॉन्क बनने के लिए, और उनको कहा जाता भिकुनीस, ठीक है। तो उनमें की जो पहली फीमेल मॉन्क बनती है वो उनकी, आप कह सकते हो एक तरीके से आई थिंक सो फॉस्टर मदर थी, जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। तो वो उनकी जो है एक तरीके से मदर ही थी, आप कह सकते हो, वो ही उनकी पहली जो है फॉलोअर बनती है एज अ वुमेन, ठीक है। फिर जो है फ्रॉम ऑल जो है आप कह सकते हो लाइफ में से उनके फॉलोअर्स आते थे, जो अपना संसार छोड़ दिया, मॉन्क बन गए। वो बनने राजा लोग भी आते थे, अमीर अमीर गहापति यानी कि बहुत अमीर लोग जो होते थे, लैंडलॉर्ड्स आते थे, वर्कर, स्लेव, क्राफ्ट पर्सन आते थे। बट जैसे ही वो संघा में एंटर करते थे, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई वर्कर नहीं, कोई लेबर नहीं, कुछ नहीं, सब एक ही होते थे। तब किसी का स्टेटस मैटर नहीं करता था, और संघ के डिसीजन जो होते थे वो कलेक्टिवली लिए जाते थे वोट पे। जैसे डेमोक्रेसी आज है ना, तो बुद्धा तब से डेमोक्रेसी चलवाया करते थे। एंड बुद्धिज्म बहुत फास्ट स्प्रेड हुआ था, क्योंकि बुद्धा जी फोकस करते थे कंडक्ट्स एंड वैल्यू पे, नॉट ऑन बर्थ, कि सब कुछ बर्थ पे डिपेंड है, वन सिस्टम, ये वो नहीं मानते थे। वैल्यूज हो, अच्छे कर्म करो, ये सब चीज़ों को वो ज़्यादा सिखाते थे। ही एम्फेसिस ऑन मेटा। मेटा मतलब क्या हुआ? फेलो फीलिंग, कि दूसरे का दर्द भी समझो, करुणा रखो, कंपैशन रखो, और जो छोटे लोग हैं उनको, मतलब से जो छोटे हैं एज में, उनको प्यार करो, बड़े लोगों की इज्जत करो। तो ये सब चीज़ों से लोग रिस्पेक्ट उनकी और बढ़ती थी, एंड दे यूज्ड टू फॉलो बुद्धिज्म। और इसी वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है बुद्धिज्म को माना गया, बुद्ध की जो फिलॉसफीज़ है उनको लोगों ने पसंद करा था, ठीक है।
चलो अगला आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्तूपा। तो स्तूपा एक बहुत ही पवित्र जगह होती है, बट जैसे कि आपको पता होगा कि मतलब हमारे पुराने ज़माने से लेकर अभी तक अगर आप मानो तो हम लोग काफ़ी सारे चीज़ों को ना सेक्रेड मानते हैं कि इनसे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी बात जुड़ी है या कुछ इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है। तो पुराने ज़माने से कुछ स्पेशल ट्री को, ये रॉक्स को, नेचुरल ब्यूटीफुल जगह को, या कोई स्मॉल सी श्राइन होती है, छोटा मतलब आपको एक तरीके का मंदिर कहो, हम उनको पवित्र मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म में भी बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेड साइट या आपको तीर्थ स्थल जैसे हम कहते हैं वो है। वो कौन कौन से, वो है जहाँ जहाँ बुद्धा जी अपनी लाइफ में गए हैं। पहला है लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्धा जी का जन्म हुआ था, सब 1 मार्कर है, CUET के लर्न कर लो, ठीक है। दूसरा है बोध गया, जहाँ पे बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट सीख हुआ था। तीसरा है सारनाथ, जो है बनारस, जहाँ पे बुद्धा जी ने अपनी पहली टीचिंग दी थी, सेरेमन, वो जो मैंने मस्टर्ड सीड्स वाली बताई है। एंड लास्ट है कुशीनगरा, जहाँ पे बुद्धा जी ने निब्न अटेंड करा था, ठीक है। तो ये सब जो जगहें थी ग्रेजुअली लोगों ने यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट बना दी, तीर्थ स्थल बना दिए। एंड उनको जो है फिर 200 साल बाद जब अशोका जी आए, अशोका जी को पता चला बुद्धिज्म के बारे में, वो बुद्धिज्म को फॉलो करने शुरू करे, तो उन्होंने जो है पिलर लगाने शुरू कर दिया। और पहला पिलर उन्होंने लुम्बिनी में लगाया था, ये दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ पे विजिट करा है। तो ये आपको अगर आई डिडंट थिंक सो, ये ना थोड़ा वो हो गया है ब्लर सा, तो बट यहाँ पे जो ये रेड से मार्क है, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पे बुद्धा की ये इंपॉर्टेंट जगहें हैं और जहाँ पे बाद में अशोका ने पिलर्स लगवाए थे, ठीक है। अब स्तूपा क्यों बनाए गए थे? स्तूपा जो है गाइस, स्तूपा क्या होता है? माउंट कंटेनिंग बुद्धा के रेलिक्स, जैसे कि बुद्धा के जो बॉडी पार्ट्स हो गए या ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में यूज़ करे थे, स्तूपा के अंदर वो रखा गया था। मैंने एक स्तूपा के लिए पढ़ा था कि जैसे एक बार एक स्तूपा की जब खुदाई हुई तो पीपल वर ट्राइंग टू फाइंड खजाना इनसाइड इट, बट वहाँ खजाना सोना चांदी नहीं था, उससे भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थे बुद्धा जी के रेलिक्स, उनके खुद के यूज़ करी हुई चीज़ें या उनकी जो रिमेन्स थी वो वहाँ पे रखे गए थे। दिस ट्रेडिशन में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट, यानी कि एकम बुद्धिज्म से पहले भी होता था कि रेलिक्स को ऐसे जो है माउंट के नीचे रखा जाता था, बट धीरे धीरे ये जो स्तूपा का है ये प्रॉपर बुद्धिज्म से जो है ये एसोसिएट हो जाने लगा, ठीक है। अशोक वंदना, अब आपको ये 1 मार्कर के लिए याद रखना है, अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड रेलिक्स टू द टाउन्स एंड बिल्ड स्तूपास ओवर देन। तो एक बुक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि अशोका ने ये काम करा था, उन्होंने बुद्धा के रेलिक्स, बुद्धा की जितनी भी चीज़ें थी वो सब अलग अलग शहरों में बंटवाई और कहा इन्हें गाड़ के इनके ऊपर हम जो है बरी करने के बाद इनके ऊपर हम स्तूपा जो है वो बनवाएंगे। तो बाय 2nd सेंचुरी BCE स्तूपास बिल्ट होने हमारे यहाँ शुरू हो गए थे, भारत में, सांची में और सारनाथ के अंदर अलग अलग जगहों पे स्तूपा बनने शुरू हो गए थे। नाउ हाउ स्तूपास वर बिल्ट, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है स्तूपा का जो मैं आपको भी समझाऊंगी। तो स्तूपा कैसे बनते थे, ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी स्तूपा बनते थे तो बहुत पैसा तो लगेगा ना बनने के अंदर, तो सब लोग मिलकर डोनेशन करते थे और जो डोनेशंस होती थी उनको ऐसे इंस्क्रिप्शन, पता है ना पत्थर के ऊपर गाड़ के जो चीज़ लिखी जाती है, तो ऐसे उनका नाम लिख दिया जाता था जिन जिनने डोनेशन करी होती थी उस स्तूपा को बनाने के अंदर। तो इंस्क्रिप्शंस है हमारे पास रेलिंग पे, पिलर्स पे, जहाँ इस पे बताया जाता है कि सब लोग करते थे डोनेशन। किंग हो, सातवाहना रूलर्स करते थे, गिल्ड करते थे, आइवरी वर्कर के यानी कि जो गिल्ड्स होती थी, जो ट्रेड यूनियन के लोग होते थे वो करते थे, और गरीब लोग भी जिन पे कुछ भी नहीं होता था वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि हम कुछ ना कुछ करें, चाहे वो आके वहाँ काम कराने में मदद कराते थे। इवन भिकुनीस जो होते थे, मॉन्क्स जो होते थे, वो यहाँ पे काम करके, लेबर करके अपनी तरफ से डोनेशन करने की कोशिश जो है वो किया करते थे, ठीक है। अब जो है ये देखो, ये है वो गेटवे सांची स्तूपा का, देखो कितना सुंदर है ये। अब ये नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी कि इस पे जो ये एनग्रेविंग हो रखी है ना, इस सबका अलग अलग मीनिंग, ये क्या है, ये दिख रहा है, ये व्हील सा दिख रहा है, इसका क्या मीनिंग है और इन सब का क्या क्या मीनिंग है। ऐसी मीनिंगलेस नहीं बना हुआ, ये ऐसी कारीगरी जो इस पे करी हुई है। व्हाट ऑल इज दिस, ये भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो अब आता है हमारा ये टॉपिक, ये एग्जाम में सबसे जरूरी आएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल इसको तो लर्न कर लो, पक्का पक्का लर्न कर लो इसको। जो स्तूपा है ये संस्कृत वर्ड से निकला है, मतलब होता है इसका हीप, हीप मतलब ढेरी, ऐसा ही तो होता है स्तूपा। ये एक बिगैन करते हैं सेमी सर्कुलर माउंड, ऐसे आप अंडा भी कह सकते हो, इवॉल्व इनटू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बस सर्कल होता था, धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बदल गया। जैसे इसके चारों तरफ हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे हमने कहा हार्मिका, जो इसकी बैल्कनी थी, ये किसके अबव थी, ये बिल्कुल इसके जो वो है ना, ये देखो ऐसी हमने एक बैल्कनी बना दी थी
इसके बिल्कुल अबव थी हमारे जो ये स्तूपा का माउंड है उसके ऊपर, और इसे कहा जाता था अबोर्ड ऑफ गॉड्स, यानी कि यहाँ गॉड्स आएंगे। फिर इसके ऊपर हमने एक यष्टि बना दी थी, यानी कि एक तरीके का आप कहो एक ऐसे मास्ट सा, एक डंडा सा जो था इसमें से निकलता था फ्रॉम द हार्मिका, हार्मिका मतलब बालकनी, जहाँ पे हमने एक छतरी लगा रखी थी। इस टाइप से ऐसे एक छतरी होती है वो हमने लगा रखी थी। फिर यहाँ चारों तरफ ये जो मैंने बनाई थी गाइस, ये रेलिंग है, रेलिंग बनाई गई थी माउंट के सराउंड, जो सेक्रेट स्पेस को और सेक्युलर स्पेस को जो है डिफरेंशिएट करता था कि ये पवित्र जगह और ये जो है संसार। जो भारत में शुरू में बने थे वो तो एक माउंट था, स्ट्रक्चर था गोल सा, धीरे धीरे ये स्टोन की रेलिंग वगैरह ये सब ऐड होने लगती थी। अब जितने भी वर्शिपर होते थे वो ईस्टर्न गेटवे से देखो एंटर करते थे, तभी मैंने यहाँ ईस्टर्न गेटवे ही है ना ये शायद, हाँ ये लगा दिया है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते थे इस माउंट की। और जो लेटेस्ट स्तूपास थे अमरावती का और शाहजहां की ढेरी का जो था, वहाँ पे और भी इलेबोरेट कारीगरी हुई थी, बट वो बचा नहीं है हमारे पास। अब दिखा देती हूँ आपको वो सारे स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताए। हमारा स्तूपा, ठीक है, और ये जो है देखो यहाँ पे ये ईस्टर्न गेटवे से आप एंटर करोगे, ये है वो जो बैल्कनी, नहीं सॉरी, ये वो है हमारी रेलिंग है, ये है बैल्कनी हार्मिका, जैसे हमने कहा ये डंडा है यष्टि, और ये इसके ऊपर अम्ब्रेला वाला स्ट्रक्चर है इसकी छतरी, ठीक है। ये चार गेटवे, ये पहला गेटवे, दूसरा, तीसरा, फोर्थ तो दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है जी। और ये यहाँ पे इसको पूरा ऊपर यहाँ पे भी एंट्री बना रखी है, और ये पिलर है, पिलर इसका पार्ट नहीं है बट आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल याद रखना है। ये जो है स्तूपा का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आता है तो आपको याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा था ना, ये देखो ये वो इंस्क्रिप्शन बनी हुई है जो लोगों के नाम लिखे हैं या कुछ लिखा है इस तरीके से हमारे को कि किसने डोनेशन करी, ये सब भी हमारे को मिली है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्कवरिंग स्तूपा, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाते हुए कहा था कि मैं एक स्तूपा के बारे में तुम्हें बताऊंगी जो नहीं बचा, वो है अमरावती का स्तूपा। यूट्यूब पर सर्च करना, इतना आप यूट्यूब पर स्क्रॉल करते थोड़ा जब पढ़ रहे होते तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें भी करा करो, इतनी वीडियोस होती हैं। तो अमरावती स्तूपा कुछ ब्लॉग टाइप आप सर्च करना, वहाँ पे लोग गए होंगे वो देखना, वो गाइस खाली है बिल्कुल, ठीक है। वो हमारा जो स्तूपा है वो हमारा पास वो सही से बचा नहीं है, तो उसका जितना रिमेन है आप देखना। जैसे सांची स्तूपा तो बच गया ना हमारा, क्योंकि जो वो सुल्तान जहान बेगम और उन्होंने फंड कर दिया था और बचाया गया उसको कि नहीं हम उसको जो है रेलिक्स नहीं ले जाने देंगे। तो ये वाला स्तूपा हमारा जो अमरावती का स्तूपा है ये नहीं बच पाया था, और इनफैक्ट ये उससे भी ज़्यादा सुंदर है। मतलब कि जब ये था ना, मतलब जब बिल्कुल प्रॉपर था, तो मतलब आप समझो सांची स्तूपा से भी और भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बनाया गया था। तो इसके साथ क्या हुआ था, तो ईच स्तूपा हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर और इसकी डिस्कवरी के बाद में। 1796 में अमरावती के एक लोकल राजा थे, उनको जो है ये बिल्डिंग मिली, यानी कि जो ये स्तूपा था वो मिला। इसमें अलग अलग स्टोन्स लगे हुए थे, इतने सुंदर सुंदर, तो उन्हें लगा इसके अंदर होगा खजाना। तो उन्होंने वहाँ जाके देखा तो खजाना तो वहाँ पे मिला ही नहीं। तो शायद जितने भी स्टोन्स यहाँ पे लगे हुए थे उसको भी ना वहाँ से हटाने लग गए कि अपने महल में लगा लेंगे, कुछ कोई ले गया, तो वहाँ से स्टोन्स चोरी होने शुरू हो गए थे। देन यहाँ पे कलन मैकेंजी जाते हैं और उन्होंने इसका स्कल्पचर ड्रू करा, मतलब ड्राइंग्स बनाई इसकी, और उसको जो है पब्लिश वो नहीं करा पाए, ठीक है। फिर 1854 में वॉल्टर एलियट गुंटूर कमीशन के थे ये गए यहाँ पे, और तब इन्होंने जो है पैनल स्कल्पचर वगैरह बनाए। एंड उन्होंने इनके जो ये मार्बल्स थे उनको कहा गया एलियट्स मार्बल, एंड वो यहाँ से मार्बल उठा के कैलकाटा और लंदन ले गए। मतलब समझे, आए यहाँ पे अमरावती स्तूपा पे, ये मार्बल का बना हुआ था, वाइट मार्बल यहाँ पे लगा हुआ था शायद, तो उन्होंने वो मार्बल उखाड़ने शुरू कर दिए और उनका नाम लिख दिया एलियट्स मार्बल। और कहीं मद्रास ले जाने, जहाँ अपने घर बना रखे थे, लंदन ले जाने अपने घर पे, चोरी करना इन्होंने शुरू कर दिया। अमरावती के जो स्कल्पचर थे वो स्कैटर्ड थे ऑफन इन गार्डन्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी कि अमरावती स्तूपा के जो जैसे गेटवे हो गया और भी सुंदर सुंदर जो स्ट्रक्चर थे उठा के ये अपने गार्डनों में इन्होंने सजा लिया। फिर H.H. कोल एक आर्कियोलॉजिस्ट इनके आए, उन्होंने कहा नहीं ये तो लूट बचाना है, नो, एंड ही सजेस्टेड कि अगर आपको रखना ही है तो प्लास्टर कॉपीज रखो, आप ऐसे जो कर रहे हो ये तो बिल्कुल डेथ कर रहे हो आप हिस्ट्री की। तो इसलिए जो है अमरावती स्तूपा तो नहीं बच पाया था, बट बाद में सांची का प्रिजर्वेशन अच्छे से हुआ था। तो यही है फेट ऑफ अमरावती स्तूपा। नाउ व्हाई सांची सर्वाइव्ड, ऐसा क्यों हुआ कि हम सांची स्तूपा को बचा पाए और अमरावती स्तूपा को नहीं बचा पाए? क्योंकि जब सांची स्तूपा मिला 1818 में तो 3 गेटवे स्टैंडिंग थे और जो 4th था वो वहीं पे गिरा हुआ था, मतलब कोने में। स्कॉलर्स एंड अथॉरिटीज को अब रियलाइज हो चुका था कि ऐसे हिस्ट्री की चीज़ें बाहर नहीं ले जानी चाहिए उस कंट्री से, वो उसके साथ बहुत गलत है। सांची वेल प्रिजर्व हुआ और ये मेजर बुद्धिस्ट साइट बन गया। अमरावती जो है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, अमरावती का स्तूपा, बहुत उसको चोरी करके ले गए थे वो लोग सामान। अब बस एक स्मॉल माउंड है वहाँ पे जो इतना ग्लोरियस नहीं लगता है,
मतलब कि अगर वो उस ज़माने में हम देखते तो बिल्कुल अलग होता। तभी मैंने आपको कहा आप सर्च करना, एक माउंड है बस ऐसे एक गोल से ऐसे आकार इस टाइप का, वो है बस अब वहाँ पे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्कल्पचर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जितने भी सिम्बल्स बने हुए थे ना वो गेटवे के ऊपर, उन्हें बेसिकली माइन्यूट लेवल पे जाके हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टडी दिस टॉपिक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है स्कल्पचर। अब यहाँ पे ना जैसे मैंने आपको जो वो गेटवे दिखाया था, हम उनके स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कल्पचर फ्रॉम स्तूपास वर रिमूव्ड एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो जो उन्हें लगते थे ब्यूटीफुल है वो ले जाते थे। तो पहला टॉपिक इस पर आता है 9.1 स्टोरीज इन स्टोन। यहाँ पे आपको बता रखा है, एक ऐसी बुक में फोटो दे रखी है और उसमें दिखाया गया है कि उस जमाने में ऐसे मतलब जैसे आजकल हम मूवीज बनाते हैं तो तब ना स्टोन के ऊपर बेसिकली पत्थर के ऊपर नक्काशी करके इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को बना दिया जाता था। तो स्कल्पचर जो है हमें एक स्टोरी वहाँ पे दिखा रखी है, वो स्क्रोल के टाइप में है। यहाँ पे मैंने शायद वो लगाना इसी को मैं भूल गई हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर एक स्क्रोल के टाइप में हैगा, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी PIP में ऐड करके, ठीक है। तो वो सांची स्तूपा का जो पूरा वो गेट है उस पर एक ऐसा दिख रखा है, उसमें क्या है पूरा एक सीन दिखा रखा है जहाँ पे जो प्रिंस है वो जा रहे हैं और वो फॉरेस्ट में रहने के लिए अपनी फैमिली के साथ। तो वो एक पूरी फोटो जो है देखो यहाँ पे पूरी डिपिक्ट हो रखी है कि अपने लोगों को बाय बाय कर रहे हैं और वो वहाँ से जा रहे हैं। और जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो इन स्कल्पचर को देख के उनका मीनिंग पता लगाते हैं वो क्या कह रहे हैं। अब आता है टॉपिक 9.2 सिंबल्स ऑफ वर्शिप। सिंबल्स ऑफ वर्शिप जो बुद्धा से रिलेटेड हमारे को स्तूपा के गेट की कारीगरी के ऊपर दिखे थे वो हम पढ़ेंगे। तो अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट ऑफन डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। इनफैक्ट वो सिंबल यूज करते थे। बुद्धा को ना ऐसे बोले बुद्धा की पूरी बॉडी बना के नहीं दिखाया जाता था, एक सिंबल यूज करा जाता था। जैसे एम्प्टी सीट यूज करी जाती थी बुद्धा को मेडिटेशन स्टेट में दिखाने के लिए, स्तूपा यूज करा जाता था जो है उनको निब्न मिला था उसके लिए, ठीक है। और जो है व्हील दिखाया जाता था उनके फर्स्ट सेरेमन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो व्हील है ये उनके पहले सेरेमन के लिए लोग हैं यहाँ पे। ये जो एम्प्टी सीट है, ये वाली एम्प्टी सीट जो है ये उनका जो है मेडिटेशन स्टेट है, और ये जो निब्न है ये वो दिखा रहा है। तो ये तीनों अगर आपके जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में कहो आप या कहो फोटो बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये याद रखना है कि आपको ऐसे MCQ में आ जाएगा, बताओ इसका क्या मीनिंग है, क्या है व्हील का मीनिंग, क्या है इसका मीनिंग, क्या है। और अलग अलग स्कल्पचर्स बने हुए थे, ट्री, एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे स्तूपा के ऊपर। तो फिर हमारे हिस्टोरियंस ने उनको पढ़ना शुरू करा। नाउ 9.3 टॉपिक आता है गाइस हमारा पॉपुलर ट्रेडिशन। तो सम सांची स्कल्पचर नॉट डायरेक्टली बुद्धिस्ट, मतलब कुछ ऐसे स्कल्पचर वहाँ देखे जिनका हमें बुद्धिज्म से रिलेशन नहीं लग रहा था हमारे हिस्टोरियंस को। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि वो प्री बुद्धिस्ट है, कि बुद्धिज्म के बिलीफ से पहले के हैं, या वो बुद्धिज्म बिलीफ के नहीं है। जैसे कि एक फोटो है शलाभंजिका की। शलाभंजिका की फोटो गाइस देखो, ये है शलाभंजिका। देखो आप देख सकते हो कि ये एक लेडी है और यहाँ पे ऐसे फूल खिले हुए हैं। शी इन मुद्रा में, एक फॉर्म में, डांसिंग फॉर्म में इनको कहा गया है शलाभंजिका। अब इसको बुद्धिस्ट क्यों नहीं माना? बिकॉज गाइस बुद्धिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो ये एक तरीके का, ये क्या दिख रहा है, ये जैसे एक लेडी ने फ्लावर है और ऑस्पिशियस सिंबल है ये स्तूपा के गेटवे इसको मतलब सजाने के लिए बनाया हुआ है। बट हिस्टोरियंस ने इसको कहा कि शायद ये प्री बुद्धिस्ट है या बुद्धिस्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म में हम क्या सीख रहे थे, एस्केटिज्म करना और तपस्या करना। तो ये जो फोटो है कि अ वेरी ब्यूटीफुल सी लेडी, तो उससे मतलब इतना एसोसिएट नहीं कर पाते थे। बट फिर लोगों को बताया गया कि ये कोई ये नहीं है, ये जो इमेज है ये रोमांटिक इमेज नहीं है। ये इमेज ये है कि जब आप बुद्धिज्म बिलीव में आ जाओगे, बुद्धा की बातों को मानना शुरू कर दोगे, तो जैसे ही इन लेडी के एक टच से जो है पूरा का पूरा जंगल फॉरेस्ट खिल उठता है फूलों से, ऐसी ही सुंदर सी आपकी लाइफ हो जाएगी। इसको इसलिए बनाया गया सजावट के लिए पूरे गेट के ऊपर। फिर एनिमल जो है सिंबल्स बहुत सारे हैं, एलिफेंट, हॉर्सेस, कैटल, लाइवली सीन बना रखे हैं बहुत अलग अलग से, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे एक हमारे गजा लक्ष्मी की फोटो है, ठीक है, वुमेन विद लोटसेस एंड एलिफेंट्स। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वो गजा लक्ष्मी की फोटो यानी कि जो हमारी लक्ष्मी माता है ना उनकी फोटो है, और कुछ कहते हैं कि वो माया है, बुद्धा की जो ममा थी वो। ये देखो आपको ये फोटो देख के क्या लग रहा है? ऐसा हिस्टोरियंस ने कहा कि ये तो गजा लक्ष्मी लग रही है, यानी कि लक्ष्मी जी हैं हमारी जो वो है। बट देन जो है दे सेड दैट मे बी ये माया हो सकती है, बुद्धा जी की मम्मा जो है। फिर ये जो सरपेंट का सिंबल है, ठीक है, ये देख के जैसे शेषनाग जी जैसे है ना, मतलब वैसा सही लग रहा है ना ये सरपेंट का सिंबल। तो ये सरपेंट का भी सिंबल का समझ में नहीं आया कि ये क्यों बना हुआ है गेट के ऊपर। इनफैक्ट जब पहले स्कॉलर्स, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ जाते थे उन्हें लगता था कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहाँ फूलों की, सांपों की पूजा होती होगी, जो ये स्तूपा है पूरा, क्योंकि यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही बने हुए थे।
ठीक है। तो हिस्टोरियंस को फिर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ा, हाइगोग्राफी पढ़नी पड़ी, टेक्स्ट पढ़ना पड़ा, तब वो इनका मीनिंग समझे। स्कल्पचर देख के नहीं समझे, बहुत सारी और चीज़ों को पढ़ना पड़ा तब वो समझे। तो अर्ली हिस्टोरियन जेन फिगरसिम ने जब सांची को देखा था तो उन्होंने कहा था कि ये कोई सांपों को पूजा करने की जगह हो सकती है। तब उन्हें बुद्धिज़्म के बारे में नहीं पता था। फिर जब उन्होंने पढ़ा गाइस तो उन्हें समझ में आना शुरू हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। अब ये क्या है, चलो मैं आपको ये बताती हूँ। तो बाय द 1st सेंचुरी BCE या नहीं CE, पहली सेंचुरी में आ गए हैं हम। अब हम वो आफ्टर क्राइस्ट पे आ गए हैं, एनो डोमिनी में आ गए हैं हम, ठीक है। बुद्धिस्ट आइडिया बिगेन टू चेंज, मतलब कि बुद्धिज़्म में ही एक बहुत बड़ा चेंज आया। पहले बुद्धिज़्म में ये होता था कि अगर आपको निब्न अचीव करना है आप खुद अचीव कर सकते हो, अपने सेल्फ एफर्ट से आप खुद तपस्या करो और आप अचीव करोगे। बुद्धा ने अपनी लाइफ टाइम में ये नहीं कहा कि आप किसी और की मदद से अचीव कर सकते हो। वो कहते थे आप अपने ही मदद कर सकते हो, खुद अपने आप ही आप निब्न अटेन कर सकते हो। ग्रेजुअली एक आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज हुआ कि एक सेवियर होगा, वो आपको जो है जैसे वो आपको लाइफ में कैसे आप जियो वो सिखा सकता है, वो आपको जो है हेल्प कर सकता है आपकी लाइफ के अंदर। और उनको नाम रखा गया बोधिसत्व। क्या लिखा गया उनका नाम? बोधिसत्व, ठीक है। तो इनको बोला जाता था कंपैशनेट बीइंग, जो है लोगों की हेल्प करेंगे निब्न अटेन करने के अंदर, ठीक है। ये लोग इतने ज़्यादा मतलब है कि दे कुड हैव अटेन निब्न, बट उन्होंने करा नहीं निब्न अटेन, और वो जो है लोगों की मदद करने पे लग गए। मतलब कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता था, वो एनलाइटन हो सकते थे, बट वो नहीं हुए कि मैं अपनी जो है नॉलेज लोगों को दूंगा और मैं लोगों को समझाऊंगा, इस टाइप से। तो बोधिसत्व कौन है? कंपैशनेट बीइंग्स, दे अर्न मेरिट बट डिले निब्न टू हेल्प अदर्स, ये वो लोग होते हैं। तो इसलिए जो है धीरे धीरे फिर इमेज वर्शिप बुद्धिज्म में आ गई। बुद्धा की, बोधिसत्व की जो इमेजेस है उनको जो है वर्शिप करे जाना शुरू कर दिया। ये देखो जैसे कि ये इमेज हमारे को स्टैचू जो है हमें मिला है। अब जो लोग नए ट्रेडिशन, क्या इसे बोला गया महायाना ग्रेटर व्हीकल, यानी कि जो बोधिसत्व की मदद से जो है अटेन करेंगे लिबरेशन को, और जो पुराना वाला था वो था हिनयाना लेसर व्हीकल, जो है हमारे पुराने जो बुद्धा के टाइम वाले फॉलोअर्स जिसको मानते थे कि नहीं हम खुद ही अचीव कर सकते लाइफ में सब कुछ, वो होता था। तो हिनयाना फॉलोअर्स कॉल देमसेल्फ थेराविदन्स, फॉलो पाथ ऑफ द ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स थेरास। तो जो हिनयाना को फॉलो करते थे, ये आपको बहुत याद रखना है गाइस, आएगा एग्जाम में। अदर ट्रेडिशंस कॉल हिनयाना लेसर व्हीकल बाय महायाना फॉलोअर्स, ठीक है। बट जो पुराने ज़माने को फॉलो करने वाले थे वो खुद को थेराविदन्स कहते थे, क्योंकि वो कहते थे हम अपने ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर ने जो सिखाया है कि खुद से आप अटेन कर सकते हो, हम उसी पे बिलीव करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। अब हम पढ़ेंगे शिव जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, पुराण्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम, और जो चैप्टर 6 आएगा उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक बुद्धिज्म, हिंदुइज्म ऑल्सो स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द आइडिया ऑफ अ सेवियर, और ऑलरेडी था भी, बट ऐसे लैंग्वेज ना बुक में गाइस ऐसी लिखी होती है कि अब हिंदुइज्म में भी हमारे पास हमारे सेवियर हैं। कौन है वो? मतलब जब अवतार लेके विष्णु जी हमारी धरती पे हमें बचाने के लिए, तो उन सभी अवतारों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा शिव जी की भक्ति कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा विष्णु जी की कर रहा है, कोई दोनों की कर रहा है, ऐसी तो होता है हमारे यहाँ पे। तो ये हो रहा था। इन वैष्णविज्म विष्णु जी वॉज बिलीव टू टेक अवतार्स, विष्णु जी अवतार्स लेते हैं, और जब भी हमारा वर्ल्ड डेंजर में होता है तो वो हमें बचाने आते हैं। 10 फेमस अवतार है हमारे विष्णु जी के, जिसको पता है सारे लिखो, हम सबको पता होना चाहिए। जो लास्ट अवतार था विष्णु जी का वो था हमारा कृष्ण जी का अवतार, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट अवतार आएगा वो हम सबको पता है कौन आएगा, ठीक है। तो ये एक टेम्पल का स्ट्रक्चर है, और आगे बढ़ाती हूँ मैं आपको। अब हमें हिंदुइज्म के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो डिफरेंट रीजन्स हैड डिफरेंट पॉपुलर अवतार्स, बट ऑल वर सीन एज फॉर्म्स ऑफ विष्णु। अब आपको पता है अलग अलग अवतार्स हैं हमारे विष्णु जी के, ठीक है। जैसे मथुरा से कृष्ण जी है, और अलग अलग जगहों पे मतलब हमारे जितने भी अवतार से, वो जैसे राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, इस टाइप से तो है, तो वो सब विष्णु जी ही ना। तो गॉड एंड गॉडेसेस वर ऑफन शोन इन स्कल्पचर्स। अब हमारे उनकी भी मूर्तियाँ बनती थी, ठीक है, और उनको सजाया गया होता था वेपन से, ऑर्नामेंट से, मुकुट से, और जो है अलग अलग पोस्चर्स में वो बैठे होते थे। जैसे शिवलिंग की फॉर्म में एक जो शिव जी की पूरी मूर्ति होती है उसके फॉर्म में, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस कल्चर पीपल नीडेड टू नो द स्टोरीज इन द पुराण्स। अब ये बात हमारी नहीं हो रही है, वी नो एवरीथिंग, ये बात हो रही है हिस्टोरियंस की। ये बात हो रही है गाइस, हम बहुत पुराने लेवल ज़माने की बात कर रहे हैं। जैसे किसी को हिंदुइज्म के बारे में नहीं पता, और वो जब हमारे स्टैचू को देखेगा, मूर्ति को देखेगा, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना पुराण को समझने के लिए। अच्छा जी ये शिव जी है, हमें तो पता है, हम हिंदू हैं या हम इंडियन हैं, हमें पता है ये शिव जी है, हमें पता है,
बट अगर कोई अंग्रेज पढ़ रहा, उसे कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर वो पुराण पढ़ेगा और वो समझेगा या किसी से सुन के समझेगा, ये बात यहाँ बताई गई है, ठीक है। तो विच आर कलेक्शंस ऑफ जो है आप कह सकते हो लेजेंड्स अबाउट गॉड कंपाइल्ड अराउंड फर्स्ट मिलेनियम सी। पुराण्स के बारे में 6th चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो पुराण्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं हमारे, मतलब कि अच्छे मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि वो ना कोई भी पढ़ सके समझ सकता है। पुराण में जो विष्णु जी का पुराण है, शिव पुराण है, उसमें जो जो है संस्कृत लिखी गई है वो अंडरस्टैंडेबल है, एक आदमी उसको पढ़ के समझ सकता है। तभी उसको बहुत लोगों ने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने उन्हें पढ़ा। एंड फिर धीरे धीरे प्रीस्ट ने, ट्रेडर्स ने, इन सबको कहानियों को जो भी पुराण में लिखी हुई थी वो सबको बताया, ठीक है। एंड ओवर टाइम जो है कृष्ण जी की पूजा करना और सब कुछ ये हमारी कंट्री में और ज़्यादा स्केल पर जो है वो हो गया। तो ये देख सकते हो, ये विष्णु जी की जो मूर्ति है वो है, ये उनके वराह अवतार की मूर्ति है। तो ये ऐसे हमारी कंट्री के अंदर तो आप जहाँ खुदाई करोगे वहाँ आपको पुराने टेम्पल मिल जाएंगे, वहाँ आपको पुरानी पुरानी मूर्तियाँ मिलेंगी। तो ये यूरोपियन स्कॉलर्स तो हक्के पक्के रह जाते थे कि ये क्या इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो है बनी हुई हैं और कितने सुंदर सुंदर टेम्पल है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बिल्डिंग टेम्पल्स। तो जैसे बुद्धिज्म में स्तूपा बनते थे, हमारे यहाँ बनते हैं टेम्पल्स, ठीक है। तो अराउंड टाइम बुद्धिज्म स्तूपास, वैसे ही हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हिंदू टेम्पल्स बन रहे थे। जो बहुत पुराने ज़माने के टेम्पल होते थे वो छोटे से होते थे, एक स्क्वायर रूम होता था, उसको कहते थे गर्भगृह, जहाँ पे अब भी मूर्ति रखी जाती है भगवान की, विद वन डोरवे, जहाँ से वर्शिपर जाता था और वो भगवान जी की पूजा करता था। लेटर अ टावर कॉल्ड शिखरा वॉज एडेड टू द मेन श्राइन, यानी कि जो गर्भगृह था उसके ऊपर एक शिखर टावर टाइप का ऐड कर दिया गया, ठीक है गाइस। फिर धीरे धीरे जो टेम्पल की वॉल थी उस पर फोटोज बनानी शुरू कर दी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है टेम्पल को और एलैबोरेट कर दिया, उसमें हॉल बना दिया जहाँ कीर्तन होगा, बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी, गेटवे बना दिया, इवन वेल बना दिया, वाटर सप्लाई वहाँ बना दिया। सम अर्ली टेम्पल्स वर इवन कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक। हमारे यहाँ पे ऐसे टेम्पल्स भी जो सिंगल रॉक से बने हुए हैं, और जो है कुछ ऐसे हैं जैसे कि अलग अलग टाइप के रॉक के बने हुए भी है हमारे पास में। दिस ट्रेडिशन इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज रीचिंग अ पीक इन द 8th सेंचुरी, जब ह्यूज रॉक का टेम्पल बना था, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा के अंदर, यानी कि मतलब कि एक गुफा होती है ना, गुफा के अंदर मंदिर जो होता है पूरा। तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो एक ही माउंटेन के टुकड़े से बना हुआ है, और जब जिन्होंने वो बनाया था और वो जब कंप्लीट हो गया, जो उनके मेन आर्किटेक्ट थे वो कह रहे वो खुद हैरान हो गए थे बना के कि ये मैंने बनाया है, ये खुद मैंने बनाया है, इस टाइप से। और एक और आपको टेम्पल के बारे में बता रखा है, वो है टेम्पल 3rd सेंचुरी का, जो अशोका के जो अजविका रिनाउंसर्स थे, यानी कि जो वर्ल्ड को रिनाउंस कर रखे थे, उनका भी टेम्पल है। उसकी फोटो यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हो। ऑफ द ये केव एट, ये देखो ये एक टेम्पल है, अंदर इसके एक टेम्पल है, केव है बट अंदर जाके इसके एक टेम्पल है। ऐसे टेम्पल भी बनते थे। और ये रहा हमारा कैलाशनाथ टेम्पल, ये देखो ये रहा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो कैसे ये एक ही रॉक से बना हुआ है पूरा, उस जमाने में सोचो कैसे बना होगा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 11, कैन वी सी एवरीथिंग। तो जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो वो बहुत रिच है, विजुअल ट्रेडिशन, ब्रिक्स, स्टोन्स के स्कल्पचर, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट सब मिलेगा आपको यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर। बट वी कैन नॉट ऑलमोस्ट फुली अंडरस्टैंड बिकॉज वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। सब चीज़ों को तो देखो ऑब्वियसली हम समझ में नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर। यूरोपियन लोग तो ये ना हमारे यहाँ आते थे, इनको कभी हमारे कोई भगवान जी की मूर्ति मिलती थी तो इन्हें समझ में नहीं आता था। जैसे हमारे कुछ भगवान, इतने सारे हमारे भगवान जी, जैसे इतने सारी जो है भुजाएं हैं उनकी, और एक में अलग अलग जो है वेपन है, फूल है, ठीक है। फिर जैसे गणेश जी जो हैं हमारे, तो ये कई बार हमारे भगवान जी की जब मूर्ति देखते थे इन्हें समझ में नहीं आता था, क्योंकि इन्होंने सिंपल मूर्ति आज तक कैसी देखी थी, स्टैचू कैसे देखे थे, ग्रीक वाले, ग्रीक स्टैचू स्कल्पचर देखे, वो ऐसे हाथ रख के इस टाइप से वो जो बने होते हैं इनके, वो महाराजा और राजों के, वो ठीक है उस टाइप से उन्होंने तो वो ये सब देखा था, तो इन्हें समझ में नहीं आता था। ये रीड मैं बाद में कर दूंगी, मुझे याद है तो मैं बता रही हूँ सब। और यहाँ जब इन्होंने ये वाले स्टेचूज देखने शुरू करे ना, बोधिसत्व के, बुद्धा के, तब उन्हें लगा कि अच्छा हाँ ये है कुछ। क्यों? क्योंकि इन्हें ह्यूमन लाइक स्टैचूज ही पता थे। इन्हें ये बाकी स्टैचू जो हमारे भगवान जी की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी वो तो इनके समझ में ही नहीं आती थी पहले, ठीक है। यही बता रखा है 19th सेंचुरी में यूरोपियन स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इंडियन स्कल्पचर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। इन्हें नहीं समझ में आता था। फिगर विद मल्टीपल आर्म्स, हेड, ह्यूमन, एनिमल फॉर्म्स सीम्ड जो है उन्हें काफ़ी अलग से लगते थे वो, ठीक है। दे कंपेयर्ड इंडियन स्कल्पचर्स विद ग्रीक आर्ट। इनके दिमाग में तो ग्रीक वाले ही थे, तो इसलिए उनको वही समझ में आता था। फिर जब इन्हें बुद्धा के, बोधिसत्व के जो है स्टैचूज मिलने शुरू हुए, तब इन्हें लगने लगा कि अच्छा हाँ और ज़्यादा हम यहाँ रिसर्च करते हैं। स्कॉलर यूज अ कॉमन स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड अनफेमिलियर थ्रू फेमिलियर। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ना ये लोग हमेशा जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो जो ऑलरेडी जान पहचान की चीज़ें होती है उन्हीं से आगे की रिसर्च बढ़ाते हैं, क्योंकि इंडिया की इन चीज़ों की तो उन्हें नॉलेज थी नहीं, तभी फिर पुराण्स को पढ़ना पड़ा इन सबको समझने के लिए, ठीक है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, इफ टेक्स्ट डज नॉट मैच द इमेज। अब मैंने आपको कहा आप पुराण पढ़ोगे, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, फिर कहोगे अच्छा इस कल्चर में ये बना है। अब कभी ऐसा हो कि टेक्स्ट और स्कल्पचर ही मैच ना कर रहा हो तो क्या करें, तो कन्फ्यूजन होती है, उसको और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हमें फोटो दिखा रखी है, देखो ये फोटो देखो, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये हाथी है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे हाथी है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको कोई फीमेल सी फिगर दिख रही है, शायद कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पर ऐसे समझ में नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग यहाँ हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का एक गैप सा है, यहाँ पे क्या चीज़ है ये। तो इसके दो बेसिस हैं कि ये शायद क्या हो सकता है। पहली स्टोरी ये है कि ये डिसेंट ऑफ गंगा है टू अर्थ, जब गंगा माता धरती पे आई थी ना, ये वो दिखा रखा है। और दूसरा है कि ये जो अर्जुन ने जब पेनेंस करा था ना, अर्जुन ने तपस्या करी थी महाभारत के युद्ध से पहले कि वो जो है शिव जी को प्रसन्न करके उनसे जो है वेपन्स लेंगे, विद्या लेंगे उनसे, ये वो हो रहा है। तो लोगों को बिलीव है कि हमें मतलब कि पढ़ के समझ में नहीं आया कि ये क्या है, या ये भी हो सकता है कि गंगा माता जब आई हमारी धरती पे वो सीन है, या अर्जुना का पेनेंस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये महाबलीपुरम का रॉक स्ट्रक्चर है ये। तो इससे फिर स्कॉलर्स कई बार कंफ्यूजन में जाते कि टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट में तो दो चीजें लग रही है और ये मैच नहीं। तो धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी भी रहती है जिनको हम आंसर नहीं कर पाते हैं। सी लाइट से उसमें हमें चैप्टर के एंडिंग में ये बता रखा है कि काफी कुछ हमें स्कल्पचर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट से पता चल गया, पर बहुत सारी चीजें तो पता नहीं भी चली, क्योंकि लोकल लोग कैसे पूजा करते थे, क्या मानते थे, क्या बिलीव रखते थे अपने घरों में, वो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, उस पर कभी मूर्ति नहीं बनी, उस पर कोई महल नहीं बना, तो वो हमें नहीं पता है। तो जो कुछ भी हमें पता है भी, तो ये बहुत कम चीज़ें हैं दैट वी नो। तो इन मॉन्यूमेंट से फिर भी हमारे को काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाती है, यही बात आपको लास्ट में बता रखी है। और ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप अब आपको चैप्टर काफ़ी इजी लगा होगा, क्योंकि मैंने इसे एग्जैजरेट करके नहीं पढ़ाया। जो एक टॉपिक में लिखा है वो मैंने तुम्हें हिंदी में समझा दिया, कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक बार इंटरेस्ट से पढ़ो, नोट्स बना लो जो मैंने नोट्स दिए हैं, यू विल बी एबल टू लर्न ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्योंकि इतनी बेसिक बात, इतनी अच्छी बातें आपको इसमें बताई जा रही हैं, प्योर नॉलेज फॉर्म की बातें, तो रट्टाफिकेशन तो करनी ही नहीं है, समझ में आ गया तो। सुनाओ, हमारी ये बुक कंप्लीट हो चुकी है। मिलने होंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ह्यूमैनिटीज सिमरन सहानी जो है 11th 12th वाला नेक्स्ट चैनल, क्योंकि वहां रोज क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।